हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि यूपीएससी एसए में इस बार आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपर्स कम स्कोर कर पाए हैं। कंपेयर करेंगे पहले टॉपर्स के कितने मार्क्स आ रहे थे और अब टॉपर्स कितना कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। तो देखिए, पहले 2022 में इशिता किशोर मैम के 137 मार्क्स थे, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स है, जो कि टॉपर्स की मार्कशीट में हम देखते हैं बहुत ही डिसेंट मार्क्स में आते हैं उनके। फिर देखें तो श्रुति शर्मा मैम के 132 मार्क्स थे। अनिमेश प्रधान 2023 में सेकंड रैंक थी, ही गॉट 133 मार्क्स। ऐसे ही देखें तो स्वाति शिमार, शी वॉज वन ऑफ माई फ्रेंड एंड 2022 में उनके हाईएस्ट मार्क्स थे 158 मार्क्स। 2024 में इतने मार्क्स अभी तक मैंने कहीं पर नहीं देखे हैं। हाईएस्ट 142 देखे हैं रैंक 2 के हर्षिता मैम के, और उसके बाद दो तीन बच्चों के हैं, और थर्ड या फोर्थ पे मेरे हाईएस्ट है 128 मार्क्स। तो अब जो मार्क्स हैं वो पहले जो 2-3 साल पहले मार्क्स आ रहे थे ऐसे में उतने नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके क्या क्या कारण है, इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके पहले हम कारण देखेंगे और आपको उदाहरण के साथ मैं बताऊंगा विद रीजन, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। देखिए, फिलोसफिकल टॉपिक्स सबसे क्यों है उसके कारण देखते हैं। एक तो फिलोसफिकल टॉपिक्स बहुत आ रहे हैं। एक्चुअली बच्चों को लिख तो आए हैं वो, लेकिन उसका मतलब बाद में भी उनको समझ में नहीं आया कि क्या है, ऐसे कहना क्या चाह रहा था, उसकी जो सार थी वो क्या थी, समझ नहीं पाए वो, लिख के आ गए हैं। और ऐसे में देखिए, जीएस में क्या है कि अगर आप आंसर शीट भर के आते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। हाउएवर ऐसे में ऐसा नहीं है। ऐसे में यदि आप शीट भर के आते हैं और आप ऐसे का जो कंटेक्स्ट है वो नहीं समझ पाए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो नए एस्पिरेंट जो भी देख रहे हैं या जो भी इस साल देंगे 2025 में, 26 में, 27 में, जो भी बच्चे मेंस लिखने वाले हैं, उनके लिए मेरा एक यही है कि भाई आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों की इतनी मदद कर पाऊँ कि कम से कम आप ऐसे में ना उलझें। अगर आपने ऐसे मेरे से थोड़ा पढ़ा है, और हो सकता है 3-4 साल के ऐसे में ऐसे के जो PYQs है मैं आपको करवा भी दूंगा, क्या कहना चाह रहे हैं, किस प्रकार से उसको इंटरप्रिटेशन करनी है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। देखिए क्यों होती है कम स्कोरिंग ऐसे में। देखो, पहली बात तो फिलोसफिकल टॉपिक्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है जो पहले आते थे कि इंडिया सुपर पावर बन सकता है या नहीं, एक IR का टॉपिक आ गया, एक एनवायरनमेंट का टॉपिक आ गया कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमारा क्या फ्यूचर रहेगा, ऐसे नहीं आ रहे हैं। बात वही चीज़ें डाल के, लेकिन उसको इतना घुमा देते हैं कि आपको वो समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। देखिए, फिलो एंड डेप्थ, और ये हार्ड टू डिकोड है। सॉरी, ये आप डिकोड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो ऑथर है उसने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी है, वो बात अपने आप में टफ है, इजी नहीं है। उन चार में से आपकी सिर्फ सिलेक्शन के 120 नंबर है एसए सिलेक्शन के। क्यों? क्योंकि यदि आपने एक बार एसए को समझ लिया, जो सा लिखने वाले हैं आप, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए कैसे, विजडम फाइंड्स ट्रुथ, ये कैसे आया था 2020 में। सिंपल एक 3 लाइन का ऐसे दे दिया। अब देखिए, इसमें आप जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में क्या था, पॉलिटिकल, बच्चे क्या करते थे, सोसाइटिकल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, एथिकल, ये चीज़ें डाल के इंट्रोडक्शन अच्छा, कंक्लूजन अच्छा, और ख़त्म कर देते थे। ये नहीं चलता आजकल। अब देखिए, इसमें कहाँ से डालेंगे आप, ये इतना फिलोसफिकल टॉपिक है, इसमें आपको वाई, ट्रुथ क्या है, विजडम क्या है, इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा खोलना पड़ेगा ऐसे को। उस हिसाब से स्ट्रक्चर आपको डिसाइड करना पड़ेगा ऐसे का। फिर देखो, ऐसा ही एक उदाहरण था, रियल इज रेशनल, रेशनल इज रियल, सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। ये ऐसे जो बच्चे लिख के भी आए हैं उनको भी नहीं पता कि कहना क्या चाह रहा है। अब ऐसे का चयन ऐसा हो जाता है, फिर बाद में वो उनके मार्क्स नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया, तो आप 2-3 पेज तो भर दोगे, उसके बाद से फिर आप रेलिवेंट नहीं डाल पाओगे चीज़ों को, है ना। अब देखो, सेकंड जो मुझे लगता है एक कारण है, बायस्डनेस ऑफ जीएस एंड मैकेनिकल स्ट्रक्चर। सामान्यतः क्या होता है, बोलते हैं ना मेंस में, आपके पास डेटा होना चाहिए, फैक्ट होने चाहिए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो बायस्डनेस जीएस के कारण आ जाती है हमारे में, ऐसे में ये नहीं लेके आनी है।
होता क्या है कि जो आप जीएस में पढ़ते हैं वही चीजें कहीं ना कहीं आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं यहां पर, वही आप डायमेंशन डाल देते हो, फिलोसफिकल एस्पेक्ट डालना भूल जाते हो। जैसे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, एथिकल, हिस्टोरिकल एटसेट्रा, जो कि 2018 तक बहुत अच्छे मार्क्स आते थे इस स्ट्रक्चर से। इस स्ट्रक्चर से 2018 तक बहुत अच्छे स्कोर आते थे, लेकिन यूपीएससी ने क्या किया कि एसए को इस प्रकार से बना दिया है कि आप एसए में इस फॉर्मेट से नंबर नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करेगी यहां पर। फिर देखते हैं, जैसे जीएस पेपर है ना, आप उसको ऐसे को उसी लिखते रहे, डेटा फैक्ट डाल देते हो, रिपोर्ट्स डाल देते हो, और जो एग्जामिनर को चाहिए, जो उसका अर्थ तात्पर्य चाहिए, कोई एक उदाहरण से आप समझा सको कि सर ये उदाहरण इस एसे का सार है, वो नहीं मिलती उसको चीजें। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मुझे जो लगता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स। बच्चे क्या करते हैं, जो खुद को समझ में आ गया वो लिख के आ जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जो एसे है, जो इसकी स्टेटमेंट है, वो किस संदर्भ में लिखी गई है, उसका वास्तविकता में अर्थ क्या है, जब वो कही गई थी जिसके द्वारा, उस समय उसका क्या अर्थ रहा होगा। एक्चुअली ऐसे उस संदर्भ से लिखेंगे तभी मार्क्स आते हैं। अदरवाइज आप खुद से समझ के लिख के आओगे तो बात नहीं बनेगी। यू वॉन्ट फेच मार्क्स। मैंने भाई जिस संदर्भ में कोट कहा गया है उसी संदर्भ में लिखना है। जैसे अब की बार देखो, जो 2024 का, मैं इसमें उदाहरण भी दूंगा, 2024 के जो PYQ है, जो मैं खुद ऐसे लिख के आया था, वो भी देखेंगे और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि अ डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। ये सवाल आया था, ऐसे आया था, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। तो आपके पास ढेरों उदाहरण है जिससे आप इस एस्से की शुरुआत कर सकते हैं, इस एस्से को समझ सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने शुरुआत में हैप्पीनेस वाले को लिखने का सोचा, फिर मैंने सोचा कि यार जो मुझे इसका संदर्भ नहीं पता, किस कंटेक्स्ट में इसको कहा होगा, लेकिन इस एस्से का मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं साइंस की बात में कहा है। और बच्चों ने क्या किया, वो इसको सोशल कंटेक्स्ट में लिख के आ गए इंट्रोडक्शन में। बाद में उन्होंने साइंस का एस्पेक्ट डाला, जरूर डाला, लेकिन एग्जामिनर को एक बार ये समझ में आ गया कि ये बच्चा इस एस्से को ढंग से नहीं समझ पाया, तो फिर वो समस्या हो जाती है। फिर एक बार आपकी इमेज गलत बन गई तो फिर वो सीधा आपके मार्क्स ड्रास्टिकली गिर जाते हैं। अब यही सवाल मैंने न्यूटन से स्टार्ट किया था, न्यूटन की स्टोरी से। क्यों? कि उन्होंने प्रश्न पूछा, ऊपर से चीज गिरती है ठीक है, लेकिन उसने प्रश्न पूछा कि यार ऐसा क्यों, डाउट किया उसने। एक बच्चा ऐसे ही मेरे साथ जो सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने क्या किया कि वो इसमें द्रौपदी चिरहरण के लिए लेके आए, कि उन्होंने डाउट नहीं किया तो साइंस के सच्चे सिपाही नहीं थे। हाउएवर उन्होंने आगे इसको साइंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन टीचर ने देख लिया कि यार इस बच्चे को ऐसे का जो कंटेक्स्ट है वो समझ नहीं आया। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर सब्जेक्टिविटी ऑफ इवैल्यूएशन, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो हर इवैल्यूएशन के साथ आपका ऐसे नहीं चेक कर सकता, वो किस कॉन्टेक्स्ट के साथ करेगा, जिस कॉन्टेक्स्ट के साथ वो कही गई है बात। उनके पास वो एक ही कॉन्टेक्स्ट होता है और उसी कॉन्टेक्स्ट में यदि आपने लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखा तो आपने चाहे कितने ही अच्छे उदाहरण डाले हों, कितने ही अच्छे कोटेशन डाले हों, कितनी ही अच्छी स्टोरी डाली हो, एनेक्डोट डाले हों, मार्क्स नहीं आएंगे। लैक ऑफ फिलोसफिकल डेप्थ, देखिए ये एक बहुत बड़ा कारण है जो बच्चे नहीं लिख पाते। देखिए मेरा संस्कृत ऑप्शनल था तो मैंने भारतीय दर्शन को पढ़ा था, दर्शन शास्त्र में। तो इशू इन कनेक्टिंग एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स विद मीनिंगफुल रियल एग्जाम्पल्स। अब जो सत्य ही यथार्थ ही सत्य है, उसको डिकोड करना ही कठिन है पहली बात तो, फिर उसको रियल लाइफ के साथ लिखना भी कठिन है। कि वास्तविकता में जो चीज़ें सत्य हैं वो उनके पीछे लॉजिक भी है, और जो लॉजिकल चीज़ें हैं वही सत्य हैं। इसका रियल उदाहरण है, आप कहीं ना कहीं एक जो डालते हैं ना कि एनवायरनमेंट में देख लो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो एक वहां से कनेक्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट चीज को रियल लाइफ से जोड़ना है। ऐसे ही अमूर्त टॉपिक को कनेक्ट करना पड़ेगा रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। अब देखो दूसरा,
आगे हम चलते हैं। तो कुछ टॉपिक से मैंने निकाले हैं। 2024 का जो एसए का टॉपिक था वो था कि इसमें देखिए, फॉरेस्ट प्रीसीड्स सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट फॉलो देम। जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। यहाँ बच्चे फॉरेस्ट के बारे में लिखने लग गए, डिफॉरेस्टेशन के बारे में लिखने लग गए, डेजर्ट के बारे में लिखने गए, लेकिन यहाँ पर सभ्यताओं की बात हो रही है। आपको इसमें कनेक्ट करके लिखना था कि शुरुआत में जो वास्तविक जो प्रकृति का स्वरूप है वो ऐसा होता है कि प्रकृति सब कुछ दे सकती है आपको, फिर धीरे धीरे आदमी वहाँ बसने लग जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर महाजनपद जो थे वो फॉरेस्ट के आसपास, जो फॉरेस्ट के लिए एरिया जो था क्लियर करके बनने लगे, मेसोपोटामिया। फिर बाद में क्या किया उन्होंने, उसको इतना हमारे संसाधनों का दोहन किया, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हद से ज़्यादा कर डाला और फिर वो डेजर्ट में कन्वर्ट होने लग गए। ये इसका सार था। अगला देखो, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी एम्पायर्स ऑफ द माइंड। ये बेसिकली विंस्टन चर्चिल की स्टेटमेंट थी। तो यहाँ पर एम्पायर्स पे फोकस करना है, और भविष्य तो ठीक है, एम्पायर ऑफ द माइंड। यहाँ पर जाना था, आपका जो माइंड है वही एम्पायर बनाएगा। एम्पायर होते क्या है, जो रोमन एम्पायर थे वो पहले कैसे बनते थे, जिसके पास मिलिट्री फोर्स ज़्यादा होती थी। मगध एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, वो किसके बल पे होते थे, घुड़सवार पे, हाथियों के बल पे, कैवलरी पे। फिर मंगोल्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, उनकी कैवलरी बहुत फास्ट होती थी, उनके दम पे। फिर जो गन पाउडर का आविष्कार हुआ, उससे तुर्की वाला जो एरिया था वो बहुत आगे निकल गए। फिर धीरे धीरे नेवल सुप्रीमेसी। लेकिन कह रहे हैं कि आज के जो वो होंगे वो माइंड्स के वाले होंगे, फोर्स वाले नहीं। ये हमें सीखना है। अब देखो, इसकी इंटरप्रिटेशन आप ऐसे करेंगे तो ही होएगा। अब जो थर्ड वाला और फोर्थ वाले में मैं कंफ्यूज हो गया कौन सा लिखूं। फिर मैंने सोचा कि यार, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। मैं कहा ये लिखने वाले ने कहा क्या संदर्भ रहा होगा, शायद मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने इस कंटेक्स्ट को ऐसे को नहीं लिखा। फिर मैंने लिखा डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। साइंस की बात हो रही है तो मैं कहा जो कंटेक्स्ट होगा इसका वो पक्का साइंस के रिलेटेड होगा। फिर मैंने इसको कंटेक्स्ट इज साइंटिफिक, ये चीज़ मैंने थोड़ी ध्यान रखी और मैं इस ऐसे को लिख के आया था। अब आगे देखो, सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट अमंग द यूथ, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। सॉलिट्यूड की भावना जो आ रही है लोगों में, ज़्यादा सोशल मीडिया चलाने से कैसे हो रहा है। तो ऐसा नहीं है आपको इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट हो एक दो डलेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा प्रश्न करने होंगे। सोशल मीडिया क्यों बच्चे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक हैप्पीनेस सिंड्रोम आता है उनके अंदर। फिर शुरुआत में उनको अच्छा लगता है, लॉन्गर सेंस में, ब्रॉडर सेंस में उनको फिर दिक्कतें होने लग जाती है लॉन्ग टर्म में। क्यों होती है, उसके पीछे कारण क्या क्या है। जो दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपनी चीज़ें दिखाते हैं, हमें लगता है कि हमें भी वही होनी चाहिए। तो ये आपको फील आएगा कि हम छूट रहे हैं पीछे, लोग आगे निकल रहे हैं। तो ये यूथ के साथ हो रहा है स्पेशली, और डिप्रेशन, लोनलीनेस। तो इसके आप उदाहरण डाल सकते हो, क्यों हो रहा है, इसके से क्या क्या सुधार हो सकते हैं। एक तो फिलोसफिकल एस्पेक्ट भी डाल सकते हैं इसमें, बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग था उसका पालन किया जाना चाहिए, और हमारा जो योग था, योग फिलोसफी, योग चित्तवृत्ति निरोध है जिसमें यम नियम आसन, तो उन चीज़ों का ध्यान रख के थोड़ा फिलोसफिकल टच डाल सकते हैं सॉल्यूशन में। फिर देखिए नियर, अब मैंने जो लिखा था वो ये लिखा था, 6th एसे। लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। ये देखिए, अब मैंने क्या किया, इसको रामायण से स्टार्ट किया कि एडवर्सिटी राम और रावण दोनों ने फेस की थी। रावण भी चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, उनको बहुत सारी परीक्षाओं देनी पड़ी थी, बहुत सारा तप करना पड़ा था, त्याग करना पड़ा था, जंगलों में बिताना पड़ा था, और कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। ऐसे ही राम को भी 14 साल का वनवास करना पड़ा था। लेकिन जब दोनों के पास पावर आई, तो पावर के बाद रावण ने माता सीता का हरण किया, दूसरे की स्त्री का हरण किया। उसी समय जब राम के पास पावर आई तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की कि राम राज्य के नाम से वो एग्जाम्पल कहलाती है। तो मैंने ये उदाहरण डाला था अपने एसे के इंट्रोडक्शन में, और ये इसको जस्टिफाई भी करता है। तो कहने का मतलब है एसे का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्कशन करेंगे। यहाँ हमने देखा कि गलती आपको क्या क्या करने से बचना है। फिर देखिए, ऑल आइडियाज ऑफ लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल। तो आप पहले इनको समझना है कि द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग।
कहने का मतलब गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग बेसिकली की बात हो रही है, यही है। लेकिन आपको इसको अच्छा उदाहरण डालना है, बताना है टीचर को कि हमें समझ में आ चुका है इससे, और फिर आप इसको आगे, अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसे 12 क्या 24 पन्ने पे भर दोगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया, आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और वो एस्पेक्ट डालने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ बात नहीं बनेगी। कोचिंग सेंटर आप में आपके मार्क्स आ रहे हैं बहुत अच्छे, कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि कोचिंग से बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं लेकिन यूपीएससी में मार्क्स नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि कोचिंग वालों का पैटर्न फिक्स है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल। वो नहीं डालोगे तो वो बोलेंगे कि आपने एस्पेक्ट कम डाले, एग्जाम्पल कम डाले, लेकिन वो मीनिंग पे कम ध्यान देते हैं। तो मैं यही है, ये ऐसे से हमने आज सीखा कि वाई एंड मिस्टेक्स इन एसे। अब आपको एसे का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये मैं अलग वीडियो में लेके आऊँगा, और आपको क्या चीज़ें का ध्यान रखना है, क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या मटेरियल होना चाहिए, ये मैं एक अलग वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक आप इससे थोड़ा सा देख के सीखिए कि ऐसे में क्या गलती आपको नहीं करनी। मेरे इस साल 128 स्कोर रहा है ऐसे में, जो कि ठीक स्कोर है। AIR 2 का 140 स्कोर रहा है, और वन ऑफ दी हाईएस्ट मार्क्स में, जैसे सेकंड थर्ड हाईएस्ट मार्क्स मेरे ऐसे में रहे हैं इस बार। तो ऐसे ही मैं ऐसे की जो बाकी वीडियोस में वो लेके आऊँगा, फुल स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक आप गलतियों को समझें और स्ट्रेटेजी वाली वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आप भी वही स्ट्रेटेजी फॉलो करें जो मैंने की थी। थैंक यू दोस्तों।